सुप्रभात छात्रों। मैं आज 8D के छात्रों को हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको संधि पढ़ाई थी और मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे जिस विषय की पढ़ाई होती जा रही है या नोट्स आपको मिल रहा है, वैसे वैसे ही आप अपनी उत्तर पुस्तिका में, अपनी कॉपी में सही तरीके से क्रमानुसार अपनी कॉपी में आप लिखते जाएंगे और वीडियो के माध्यम से उस पाठ को समझते जाएंगे। अब आज हम लोग शब्द विचार पढ़ेंगे। शब्द क्या होता है इसके बारे में पढ़े। वर्ण क्या था इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। शब्द जो व्याकरण में जितने भी व्याकरण के भाग हैं सभी शब्दों से जुड़े होते हैं। शब्द क्या होता है सबसे पहले इसके बारे में जाने। मैं पहले एक उदाहरण दे रही हूँ, इस उदाहरण को देखें। जैसे ये है हमारा ट, म और र। ये तीन वर्णों के मिलने से जो शब्द बना वो टमर। टमर शब्द कोई सार्थक शब्द नहीं है, ये निरर्थक शब्द है, अर्थात इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो व्याकरण में उन्हीं शब्दों को शब्द के अंतर्गत रखा गया है जो कि वर्ण के मिलने के पश्चात वह सार्थक हो। जैसे इस वर्ण को सही तरीके से क्रमानुसार जब हम यहाँ उतारे हैं तो ये शब्द हमारा मटर, मटर बना है, तो ये सार्थक कहलाया। अर्थात शब्द उसे कहते हैं जो वर्णों के सार्थक समूह हो, निरर्थक समूह को वर्ण नहीं कहते हैं। सार्थक वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं। एक और उदाहरण देखें, जैसे है ज, ग, र, अ। ये अगर वर्ण हम मिलाते हैं जगरा, जगरा कोई भी शब्द जो है वो सार्थक शब्द नहीं है। अब इसी को हम सही क्रमों में लिखते हैं तो अजगर अर्थात अजगर, अर्थात वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब आपको शब्द भली भांति समझ में आया होगा। अब एक शब्द आप लोग कभी कभी आप लोग व्याकरण की भाषा में प्रयोग करते हैं जिसको हम पद कहते हैं। पद किसे कहते हैं इसके बारे में समझे। जब अलग हम किसी शब्द को लिखते हैं, वर्णों के समूह को एक शब्द को लिखते हैं तो वो शब्द के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यही शब्द अगर वाक्य में होती है, वाक्य में किसी शब्द को दी हुई वाक्यों में कोई शब्द हम चुनते हैं तो वो शब्द वाक्य में आने के कारण पद कहलाता है। शब्द और वाक्य पद में कोई अंतर नहीं है, शब्द को ही हम पद कहते हैं। लेकिन जब ये शब्द वाक्य में नहीं होता है तो उसको हम शब्द कहते हैं, और वाक्य में अगर किसी शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसे हम पद कहते हैं। इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। अब हम लोग जितने भी व्याकरण में बहुत सारे शब्द आते हैं और वही शब्द हमारे पाठ्य पुस्तक में भी जुड़े हुए होते हैं। सारे व्याकरण के जितने शब्द हैं सभी शब्दों को अलग अलग वर्गों में हम बांटे। हमारा वैज्ञानिक तौर पे अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। मुख्य रूप से शब्दों का वर्गीकरण जो है 4 भागों से हुआ है। ये 4 भागों से ही शब्दों का वर्गीकरण अर्थात जितने भी शब्द हैं इन 4 भागों में ही विभाजित की गई है। इनके अलग अलग भेद हैं लेकिन इन चारों भागों में ही व्याकरण के शब्दों को डाला गया है या रखा गया है। जिसमें पहला हमारा है स्रोत। स्रोत का अर्थ, स्रोत उत्पत्ति एक ही होता है। स्रोत उत्पत्ति के आधार पर अर्थात शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, कहाँ से हुई है, उसके आधार पर कुछ शब्द आए हैं। कुछ रचना या बनावट के आधार पर शब्द आए हैं। कुछ प्रयोग के आधार पर हमारे व्याकरण में शब्द आए हैं। कुछ अर्थ के आधार पर, उसका अर्थ निकलता है उसके आधार पर हमारे व्याकरण में शब्द आए। अर्थात जब हम शब्दों का वर्गीकरण करें तो इन 4 वर्गीकरण के दौरान हम शब्दों को विभाजित कर सकते हैं या बांट सकते हैं। अब हम लोग अलग अलग इन सभी शब्दों के भागों को हम लोग अलग
स्रोत उत्पत्ति के आधार पे कौन कौन से शब्द आते हैं, रचना बनावट के आधार पे कौन कौन से शब्द आते हैं, प्रयोग के आधार पे कौन कौन से शब्द आते हैं और अर्थ के आधार पे कौन कौन से शब्द आते हैं। अब हम देखें शब्दों के वर्गीकरण में पहला जो है हमारा स्रोत उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। उत्पत्ति, उत्पत्ति का अर्थ होता है कि शब्द के जितने भी व्याकरण में शब्द हैं उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। क्या हम हिंदी में जितने भी शब्द का प्रयोग हम हिंदी भाषा को लेकर करते हैं, क्या सारे शब्द हिंदी के हैं? नहीं, हिंदी व्याकरण में जितने भी शब्द हैं उन सभी वे जितने भी शब्द हैं वे सभी अलग अलग भाषा से उत्पत्ति हुई है, उसी को उत्पत्ति कहते हैं। जैसे हम लोग देखें कि किस किस क्षेत्र से ये भाषा की उत्पत्ति हुई है। पहला है स्रोत की उत्पत्ति के आधार पर चार वर्गीकरण चार भागों में बांटे हैं। जो पहला है तत्सम। तत्सम आप लोग परीक्षा में भी लिखते होंगे, तत्सम से तद्भव परिवर्तित करने। तो सबसे पहले आप ध्यान से समझेंगे तत्सम किसे कहते हैं। तत् का मतलब होता है उसका, सम मतलब होता है समान, अर्थात उसके समान। किसके समान? संस्कृत वाले शब्दों के समान जो हिंदी में है। जो संस्कृत वाले शब्द कुछ ऐसे हैं जो हूबहू हम संस्कृत वाले शब्द को ही हिंदी में उतार रखें, उसका हम अर्थ नहीं लिखते हैं। कुछ कई ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत का शब्द हिंदी में हम प्रयोग करते हैं, लेकिन वो शब्द वास्तविक रूप से संस्कृत का है, उसे ही हम तत्सम कहते। तत् मतलब उसके, सम मतलब समान। जैसे उदाहरण हम देखें, क्षेत्र। क्षेत्र संस्कृत शब्द है और इसका हम अर्थ हिंदी में नहीं करते हैं, इसका हूबहू सिर्फ क्षेत्र ही शब्द हम बोलते हैं। कई हिंदी वाले वाक्यों में हम क्षेत्र का प्रयोग करते हैं। गृह, सदन, भवन, ये जितने भी शब्द हैं ये संस्कृत से उत्पत्ति हुई है, लेकिन ये शब्द को हम हिंदी भाषा में भी इसका प्रयोग करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। अब हम दूसरा देखें, तद्भव। तद्भव, तद्भव का अर्थ होता है तद उसके समान, भव मतलब उत्पत्ति, उससे उत्पत्ति होना। अब ये उसी के समान अर्थात संस्कृत वाले भाषा के समान ही शब्द को हम उतारते हैं, लेकिन ये उससे, तद्भव उससे उत्पत्ति हुई है, उस शब्दों को हम नहीं लेते हैं। उस शब्दों से जो दूसरा अर्थ निकला है, उत्पत्ति हुई है, उत्पन्न हुआ है, उन शब्दों को हम तद्भव में डाले हैं। जैसे हम उदाहरण देखें, तत्सम में हम क्षेत्र का जगह जमीन नहीं लिखे, गृह का घर नहीं लिखे, गृह ही हिंदी में की है, सदन का घर नहीं लिखे, भवन का भी घर नहीं लिखे। लेकिन तद्भव जो है, जैसे दुग्ध शब्द संस्कृत का शब्द है, तो इसी का अर्थ को लेके हम हिंदी में दुग्ध, हम हिंदी में हिंदी भाषा में दुग्ध शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, ये इसका अर्थ को का हम प्रयोग करते हैं। तो इसी को तद्भव अर्थात उससे उत्पन्न होना, किससे? संस्कृत भाषा से जो उत्पन्न हुआ है उसे हम तद्भव कहते हैं। जैसे दुग्ध है, दुग्ध का दूध हम हिंदी भाषा में करते हैं। सूर्य, सूर्य संस्कृत शब्द है और उसका हम अर्थ, सूर्य भी हम करते हैं, लेकिन उसका अर्थ को लेके हम संस्कृत हिंदी भाषा में इसका प्रयोग करते हैं। मुख, मुख संस्कृत शब्द है, लेकिन इससे जो उत्पत्ति हुई जो शब्द है मुंह, इस शब्द को हम हिंदी में हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। कर्ण, कर्ण संस्कृत शब्द है और इसके हिंदी अर्थ कान लेके हम हिंदी भाषा में इसका प्रयोग करते हैं। अब आप समझे होंगे कि तत्सम जो समान संस्कृत वाले ही शब्द हिंदी भाषा में करते हैं। तद्भव अर्थात जो संस्कृत वाले शब्द को हिंदी भाषा में करके हम जो अर्थ निकालते हैं उसको हम तद्भव कहते हैं। अब तीसरा आ जाए, तीसरा है देशज। देशज का अर्थ होता है देश जोड़ ज, अर्थात देश में जो जन्म लिया है। देश मतलब हमारे भारत देश में, हमारे भारत देश में कुछ शब्दों की उत्पत्ति हुई है, कुछ शब्दों का जन्म जो है हमारे देश में उत्पत्ति हुई है। देश जोड़ ज अर्थात देश में ज मतलब जन्मा, जन्मा है। कई ऐसे हमारे भारत में कई राज्य हैं, कई प्रांत हैं, तो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। तो कुछ जो हम हिंदी भाषा में अपनी व्याकरणिक भाषा में जो किताब में हम लोग रखे हैं, तो उन प्रांतों से ही कुछ भाषा की उत्पत्ति हुई है। कुछ
हैं और उसको हिंदी भाषा में हम प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ शब्द आपने देखे यहाँ पे, जैसे लोटा है, पगड़ी है, थैला है, चारपाई है, ये सब जो शब्द है वो हमारे देश के कई प्रांतों में बोली जाती है और उन शब्दों को हम अपने व्याकरण की पुस्तक में भी डाल रखे हैं। ये समझ में आ गया। अब ये है चौथा, विदेशी शब्द। अब हम कहेंगे कि हम अपनी हिंदी भाषा में विदेशी शब्द कैसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये कहना सही है, हम अपने हिंदी व्याकरण में कई ऐसे शब्द का हम प्रयोग हिंदी में बोल रहे हैं, लेकिन वो लग रहा है हम हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन वो हमारे दूसरे देश से ये भाषा, दूसरी देश की दूसरी भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं। जैसे आप कई ऐसे शब्द हैं, जैसे अंग्रेजी भाषा में, जो आप तो इसको भली भांति समझते होंगे, कई ऐसे शब्द जो हैं इंग्लिश में सेम वैसे ही लिखाता है और जब हम हिंदी में लिखते हैं तो उसका अर्थ नहीं लिखते, उसका सेम वही कॉपी में लिखते हैं। जैसे स्कूल लिखते हैं तो अंग्रेजी भाषा में भी स्कूल लिखाती है और हिंदी में भी स्कूल लिखाता है। ट्रेन लिखते हैं तो ट्रेन का अर्थ नहीं लिखते, ट्रेन का ट्रेन ही हिंदी में अंग्रेजी में लिखते हैं और हिंदी में भी ट्रेन लिखते हैं। डॉक्टर लिखते हैं, नर्स लिखते हैं, कॉपी लिखते हैं। ये सब शब्द जो है हम अंग्रेजी वाली भाषा को ले रखे हैं, अर्थात ये अंग्रेजी भाषा से जो शब्द की उत्पत्ति हुई है वो विदेशी कहलाया। वैसे ही कुछ और उदाहरण देखें, अरबी है, अरबी भाषा से भी हम लिए हैं, जो हिंदी भाषा में कुछ शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे मतलब है, नकल है, अमीर है, ये है हिंदी शब्द, लेकिन ली कहाँ गई है, अरबी भाषा से ली गई है। फारसी भाषा है, फारसी में हम देखें आसमान है, सरदार है, नमक है, अफसोस है, आराम है, ये सब शब्द जो है फारसी है, तो फारसी भाषा से ली गई है। वैसे ही पुर्तगाली है, चीनी है, कई भाषा से हम अपने व्याकरण के शब्द जो है, जितने व्याकरण में शब्द आते हैं, कई भाषा से उत्पत्ति हुई है, कई भाषाओं का मेल से हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, जो कि हिंदी भाषा में आया है, लेकिन आया है कई क्षेत्रों से बटकर। अब दूसरा जो है वह रचना और बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। अब यहाँ देखें कि रचना और बनावट अर्थात जो कि बनाया गया है, वैसे शब्द जो कि बनाया गया है उसके आधार पर भी हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं। इसको भी हम 3 भाग में विभाजित करते हैं। सबसे पहले आप समझे रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं इसके बारे में समझे पहले। रूढ़ वैसे शब्द होते हैं जो किसी कुछ, जैसे आप प्रत्यय या उपसर्ग पढ़ते हैं तो प्रत्यय और उपसर्ग वाले जो शब्द होते हैं वह शब्द का अंश होता है, ना कि वो पूर्ण रूप से शब्द होता है। वो किसी के साथ जुड़ता है तब वह शब्द पूरा होता है, वह अधूरा रहता है। लेकिन रूढ़ शब्द जो होता है वह अपने आप में पूर्णतः पूर्ण शब्द कहलाता है, वह अपने आप में पूर्ण रूप से एक शब्द कहलाता है। यह इसका एक विशेष अर्थ रखता है। जो शब्द एक विशेष अर्थ रखता है, अपने आप में पूर्ण होकर एक विशेष अर्थ रखता है, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हम यहाँ पुस्तक देखें तो ये पुस्तक शब्द जो है अपने आप में पूर्ण है, ये किसी भी दूसरे शब्दों के साथ जुड़कर अपना अर्थ नहीं निकालता है, यह पूर्ण रूप से अपने आप में पूर्ण है और इसका एक विशेष अर्थ निकल रहा है। और वैसे ही कमल भी ऐसे शब्द हैं जो किसी को दूसरे शब्द को जोड़ने पर ये सार्थक नहीं कहलाएगा, ये पूर्ण रूप से ये सार्थक शब्द है, इसका एक विशेष अर्थ होता है। और इसमें अगर इस शब्दों को विभाजित करते हैं तो विभाजित किए हुए शब्द जो होते हैं वह निरर्थक होता है। दोनों विभाजित किए हुए शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे यहाँ पूज और अस्तक लिखेंगे तो ये जो 2 भागों में बटा है, तो ना तो पू का अर्थ निकल रहा है, ना अस्तक का अर्थ निकल रहा है, ना कम का अर्थ निकल रहा है, ना ल का अर्थ निकल रहा है। अर्थात जब इसको हम विभाजित करते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन जब ये शब्द बनता है तो यह पूर्ण रूप से अपना एक सार्थक रूप लेकर उभरता है, उसे ही हम रूढ़ शब्द कहते हैं। अब दूसरा देखिए यौगिक। यौगिक कहने से हमें पता चलता है, यौगिक का अर्थ होता है योग।
योग का अर्थ होता है जोड़ना, अर्थात यौगिक ऐसे शब्द है जो कि दो शब्दों को जोड़कर बनाया गया है। यौगिक का अर्थ होता है योग का अर्थ होता है जोड़ना। ये जोड़ना अर्थात जब भी दो शब्द आपस में मिलते हैं तो उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे है यहाँ विद्या जोड़ आलय, इस विद्यालय वाले शब्द में दो शब्द हैं, विद्या जोड़ आलय, अर्थात इन दोनों शब्दों को जो जोड़ने से शब्द बना है इसे योग कहते हैं। योग मतलब जोड़ना। लेकिन यौगिक में ये दो शब्द जब हम अलग करते हैं तो दोनों का अपना अपना अर्थ निकलता है। जैसे रूढ़ शब्द में पुस्तक को अलग किए तो कोई अपना अर्थ नहीं निकलेगा। रमा शब्द है, पुस्तक है, बालक है, अगर इन शब्दों को दो भागों में विभाजित करते हैं तो उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। वो पूर्ण रूप से पूरा शब्द लेता है तब वो अर्थ निकलता है, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। लेकिन यौगिक शब्द जो होता है ये दो शब्द से मिल जुड़ने पर बनता है और दोनों शब्द को जब हम अलग करते हैं तो दोनों का अर्थ निकलता है, दोनों अर्थ पूर्ण होता है, अर्थात सार्थक शब्द। दो शब्द जब मिलते हैं तब उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्या का भी अर्थ होता है, आलय का भी अर्थ होता है, राज का भी अर्थ होता है, महल का भी अर्थ होता है, रसोई का भी अर्थ होता है, घर का भी अर्थ होता है। तो यौगिक दो शब्दों के मिलने से बना है जो जब इसे विभाजित करेंगे तो दोनों शब्द सार्थक होगा, उसे ही यौगिक शब्द कहते हैं। इसे ही हम योग रूढ़ कहते हैं। योग रूढ़ शब्द, योग का अर्थ होता है यौगिक और रूढ़ का शब्द हो गया जो कि अपने जो शब्द पूर्ण रूप से सार्थक है। तो ये योग रूढ़ शब्द में दो शब्दों के मिलने से शब्द बनता है, उसे यौगिक कहते हैं। और वो जो दो शब्द बना है वो शब्द भी सार्थक शब्द है। लेकिन योग रूढ़ शब्द जो है इन शब्दों के अलावा इसका कोई तीसरा अर्थ निकल रहा हो, कोई अलग अर्थ निकलता, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अर्थात यौगिक होने के बाद वह रूढ़ हो जाता है। यौगिक अर्थ दो शब्द मिला है और ये दोनों सार्थक शब्द है तो ये यौगिक हो गया। चतुर अर्थात चार, भुज मतलब भुजा, तो ये दोनों अलग किए हैं और दोनों को जोड़े हैं तो ये यौगिक हो गया। और ये दोनों जुड़ने पर जो शब्द बना है ये चतुर्भुज कहने से ये सार्थक शब्द होता है, इस कारण से यह रूढ़ हो गया। लेकिन इसकी विशेषता है योग रूढ़ की कि इन शब्दों का एक विशेष अलग अर्थ निकलता है। अगर हम चतुर्भुज कहते हैं तो चतुर्भुज कहने से हम इसकी अलग अर्थ विष्णु की पहचान होती है, अर्थात जिनकी चार भुजाएं हैं अर्थात विष्णु। जब भी हम चतुर्भुज कहते हैं तो किसी और बात की यहाँ विशेषता नहीं होती है, सिर्फ वहाँ विष्णु का नाम ही हमारे स्मरण में आता है। वैसे ही दूसरा उदाहरण हम देखें, दश जोर आनंद, तो दश और आनंद दोनों योग हो गया, यौगिक हो गया। और दशानन कहने से ये रूढ़ अर्थात सार्थक शब्द हो गया। लेकिन जब हम दशानन कहते हैं तो दशानन कहने के पश्चात ही तीसरा अर्थ जो है वो हमारे मस्तिष्क में छवि उभरती है रावण की, इसे ही हम योग रूढ़ कहते हैं। योग आप सबको समझ में आ गया होगा कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, योग रूढ़ का। जो सार्थक शब्द है जिसको अलग करने पर वो शब्द विग्रह करने पर सार्थक शब्द नहीं निकले, वो पूर्ण रूप से अपना एक अर्थ निकलता है, रूढ़ हो गया। और यौगिक दो शब्द जो सार्थक शब्द हैं अलग करने पर भी वो दोनों अर्थ निकलता है, वो यौगिक होता है। योग रूढ़ जो दो शब्द अलग अलग करने पर अपना अर्थ निकालता है वो यौगिक हो गया। और रूढ़ जो पूर्ण शब्द होने पर वो सार्थक शब्द होता है वो रूढ़ हो गया। लेकिन किसी तीसरे की विशेषता बतला रहा है, उन शब्दों में ही तीसरे की विशेषता जो बताई जा रही है उसे ही हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं।